सुप्रभात मित्रों, मिशन कर्मयोगी और आईगॉट की लेक्चर सीरीज़ में मैं राजेश कुमार गुप्ता, एडिशनल कलेक्टर मध्य प्रदेश शासन, आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान में मैं उप सचिव संस्कृति एवं उप सचिव पर्यटन के रूप में भोपाल में पदस्थ हूं और मैं आपसे आज इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025 के संबंध में चर्चा करूंगा। मित्रों, मध्य प्रदेश, जिसे हम अतुल्य भारत का हृदय भी कहते हैं, जो सांस्कृतिक विरासत, विविध वन्य जीव, पवित्र धार्मिक स्थलों का से समृद्ध है और सिनेमा पर्यटन में इसकी प्रमुख उपस्थिति है। प्रदेश परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पर्यटन विरासत में मिला हुआ विषय है और हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन का राज्य नहीं, पर्यटन का देश या विश्व में पर्यटन की श्रृंखला मध्य प्रदेश में बिखरी पड़ी हुई है। और इसी कारण मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश पर्यटन नीति बनाई हुई है और वर्तमान में इसी वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025 को हम फिर से संशोधित करके लाए हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025 की। मॉड्यूल 1, पर्यटन नीति का अवलोकन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पर्यटन की भूमिका और मध्य प्रदेश की रणनीतियां। मॉड्यूल 2, निवेश रणनीतियां। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे निजी निवेश आकर्षित करने और पर्यटन क्षेत्र के लिए डेटा आधारित सुधार। मॉड्यूल 3, ग्रामीण पर्यटन विकास। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे स्थानीय संस्कृति और हस्तशिल्प के साथ ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करना। मॉड्यूल 4, पर्यटन परियोजनाएं और निवेश सहायता। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे अधिसूचित पर्यटन परियोजनाओं और ईयर्स ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया। मॉड्यूल 5, भूमि आवंटन और पूंजी निवेश। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे निवेशकों के लिए भूमि आवंटन और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लाभ। मॉड्यूल 6, पर्यटन नीतियां और लाइसेंसिंग। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे नीतिगत पहल, इको टूरिज्म और साहसिक जल पर्यटन के लिए लाइसेंसिंग प्रावधान। मॉड्यूल 7, संपोषणीय पर्यटन और कौशल विकास। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे पर्यटन स्थलों का संरक्षण और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। मॉड्यूल 8, पर्यटन ब्रांडिंग और प्रचार। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन उत्पादों का विपणन। मॉड्यूल 9, पर्यटन नीति क्रियान्वयन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे नीति की प्रभावशीलता और क्रियान्वयन में समितियों की भूमिका। मॉड्यूल 10, ब्रांडेड होटल नीति और अन्य नीतियां। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे ब्रांडेड होटल नीति और अन्य प्रमुख पर्यटन नीतियां। मॉड्यूल 11, फिल्म पर्यटन नीति। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और अनुमति प्रक्रिया। मॉड्यूल 12, निवेश अवसर और नए पर्यटन स्थल। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे नए पर्यटन स्थलों और निवेश के अवसरों का विकास। इसका विजन स्टेटमेंट है संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो, रोजगार के अवसरों का सृजन हो तथा मध्य प्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गंतव्य बन सके। इस पर्यटन नीति में हमने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो, पर्यटन स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, संरचना तथा स्वच्छता के लिए सभी उपाय किए जाएं, धरोहरों का संरक्षण करें एवं उनका पर्यटन में उपयोग किया जा सके। इको टूरिज्म आमजन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न कराने का कारक बन पाए। शासकीय विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, समुदाय, पर्यटन उद्योगों के सभी हितग्राही पक्षों के मध्य समन्वित सक्रिय भागीदारी स्थापित हो और पर्यटन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित पर्यटन परियोजनाओं का समुचित विकास हो। मित्रों, मैं आपको यहाँ बताऊँ कि मध्य प्रदेश जो है वो विरासत से परिपूर्ण है। हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 3 परमानेंट साइट्स हैं जो आप जानते ही हैं, सांची, खजुराहो और भीमबेटका। इसके अलावा
अभी जो वर्तमान में पूरे भारत में 62 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें से 18 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में आती हैं, जिनमें 3 परमानेंट नेचर की हैं और 15 हमारी टेंटेटिव साइट्स हैं। इस मॉड्यूल में हमने पर्यटन के सामाजिक और आर्थिक लाभों को समझा और मध्य प्रदेश को प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की। यह मॉड्यूल नीतियों की दिशा और पर्यटन के विभिन्न पहलुओं को समझने का आधार प्रस्तुत करता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। जहाँ तक रणनीति का और स्ट्रेटजी का सवाल है, हमारी पर्यटन नीति की स्ट्रेटजी बहुत ही शानदार है कि निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और मानक प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाए। गंतव्य के मार्केटिंग के लिए अपेक्षित अनुसंधान एवं डेटाबेस तैयार किए जाएं। पर्यटन के क्षेत्र में प्रमाणिक सांख्यिकी डेटाबेस तैयार करने और पर्यटकों से फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्थागत सुधार की दृष्टि से युक्त प्रणाली विकसित की जाए। साथ ही साथ जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, अधोसंरचना का सवाल है, सड़क, पेयजल, ऊर्जा, स्वच्छता, परिवहन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निरंतर संधारण एवं पुनर्नयन किया जाए। जो स्थानीय मेले हैं, स्थानीय व्यंजन, स्थानीय खान पान, संस्कृति, लोक संगीत, लोक नृत्य, इको पर्यटन में गंतव्यों के प्राकृतिक संसाधनों, सौंदर्यों की सुरक्षा तथा संरक्षण को सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा। जहाँ तक स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों के विकास की समग्र योजना तैयार की जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु सेवा से जोड़ने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाए। जैसा मैंने आपको कहा, मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया है, अतुल्य भारत का हृदय है। कुछ लोग इसे अतुल्य भारत की नाभि भी कहते हैं, जो कि पूरी तरह से प्रकृति की गोद में समाया हुआ राज्य है। निश्चित रूप से ये एक लैंडलॉक स्टेट है, पर यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे पास संपूर्ण देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, पूरे क्षेत्रफल का लगभग 30% से अधिक हमारा वन क्षेत्र है। हमारे पास सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 12 है। सर्वाधिक टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे बाघ अभयारण्य हैं जो 9 हैं। सर्वाधिक बायोस्फेरिकल जैवमंडल अभयारण्य 3 हैं। हमारा स्टेट टाइगर स्टेट कहलाता है, वल्चर स्टेट कहलाता है, घड़ियाल स्टेट कहलाता है, पैंथर स्टेट कहलाता है। और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीतों के आने के बाद ये चीता राज्य के रूप में भी पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है। जहाँ तक नदियों का सवाल है, जल निकाय और आइलैंड्स हमारे पास बहुत हैं, जो कि नर्मदा माँ जो हमारी है वो पूरे 1348 किलोमीटर में से 1027 किलोमीटर केवल मध्य प्रदेश में बहती है। यहाँ के 16 जिलों को नर्मदा के पवित्र जल से चिन्हित किया गया है। सेंट्रल इंडिया का जो एकमात्र हिल स्टेशन है, जो पचमढ़ी के रूप में है, वो भी हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती है। जहाँ तक परिस्थिति पर्यटन, ट्राइबल टूरिज्म और रूरल टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखता है। मध्य प्रदेश का कुनो राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीता पुनरुत्पादन का पहला घर बनाया गया है और यहाँ पे चीतों की श्रृंखला जो आई थी, उससे लगभग दुगने से अधिक चीते अब हमारे पास हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है। जहाँ तक मध्य प्रदेश पर्यटन नीति की रणनीति का सवाल है, वो मैं आपसे साझा करूँगा कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से साहसिक पर्यटन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं हम स्थापित करते हैं। पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में नियोजित मानव संसाधन का ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित करते हैं ताकि प्रदेश की पर्यटन प्रतिकूल ना हो, जबकि पर्यटन अनुकूल अर्थात टूरिज्म फ्रेंडली छवि बन सके और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सके। मित्रों, इसके लिए हमने SIHM जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और MPIHT मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ होटल हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए हैं, जहां पे हम अपने बच्चों को रोजगार के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं और डिग्री कोर्सेज भी हैं,
जिससे वो IHM में और दूसरे जो पर्यटन परियोजनाएं हैं वहाँ अपनी भागीदारी कर सकें और उनको रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। निजी निवेशकों से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए हम स्थल चयन कर अपने टूरिज्म के लैंड बैंक को निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। प्रदेश में पर्यटकों को पर्याप्त स्तरीय आवास सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से स्टैंडर्ड होटल्स, डीलक्स होटल्स एंड स्टार होटल्स की निजी निवेशकों की स्थापना को भी हम प्रोत्साहित करते हैं। आपने सुना होगा माइस टूरिज्म के बारे में। माइस अर्थात मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। इन्हें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में निजी निवेश से कन्वेंशन सेंटर स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं। मेडिकल टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म, ग्रामीण, कृषि, इको टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करने का प्रावधान हमारी इस पर्यटन नीति में है। पर्यटन विभाग के दूरस्थ लैंड बैंकों एवं अधोसंरचना विहीन भूमियों, वाटर बॉडीज और हेरिटेज पर संपत्तियों पर मूलभूत अधोसंरचना का विकास करने की जिम्मेदारी भी इस पर्यटन नीति की में है। हेरिटेज पर्यटन परियोजनाओं का प्रमाणीकरण अर्थात जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनके सर्टिफिकेशन का काम भी पर्यटन विभाग द्वारा करने के संबंध में नियम एवं प्रक्रिया बनाई गई है। वो इसी नीति के तहत बनाई गई है और इसके सर्टिफिकेशन के आधार पर हेरिटेज होटल मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025 की कंडिका 6 में वर्णित है, जहां पे पर्यटन परियोजनाओं की नीति में प्रावधानिक छूट और सुविधाओं को प्रदान करने का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ न केवल सभी के लिए हम पर्यटक स्थलों को निःशक्त जनों हेतु भ्रमण को सुगम बनाने के लिए हमने हर तरीके के प्रयास किए हैं और उनके लिए हमने बहुत ही अच्छे से हर जगह तैयारियां की हुई हैं। इस मॉड्यूल में हमने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए रणनीतियां और डेटा आधारित सुधारों को जाना, निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के उपायों पर चर्चा की। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। जहाँ तक मित्रों ग्रामीण पर्यटन का सवाल है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की सीरीज़ में हमें भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बहुत सारे पर्यटन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ के बारे में जिक्र करना यहाँ मैं आपके सामने ज़रूरी समझता हूँ। निवाड़ी, जिसे ओरछा के ज़िले केंद्र का नाम है, वहाँ पे एक लाडपुरा खास है। आप देखेंगे कि वहाँ पे पूरा ग्राम्य जन का ग्राम्य संस्कृति आपको मिलेगी। जैसा हम जानते हैं कि भारत ग्रामों के देश के रूप में जाना जाता है, तो ग्राम पर्यटन, फॉर्म पर्यटन, ग्रामीण परिवेश को जानने के लिए हमने बहुत सारे अपने होम स्टे डेवलप किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों पे हमने पर्यटन विभाग में लगभग 1000 से अधिक होम स्टे बनाने का लक्ष्य लिया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 400 से भी ज़्यादा होम स्टे अभी तक हम विकसित कर चुके हैं। सावरवाणी छिंदवाड़ा में, जिसे हमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन के लिए आप देख रहे हैं, आपके सामने है पहाड़ी दृश्य है लाडपुरा का, जहां एक ओर नीला आसमान है, सुंदर पृथ्वी है और बीच में, इन दोनों के बीच में क्षितिज पे पहाड़ का दृश्य है। सनसेट पॉइंट्स बहुत सारे बने हुए हैं, सनराइज पॉइंट्स बहुत सारे बने हुए हैं। मंडला पन्ना के पास में, वहाँ धमना ग्राम में केन नदी के किनारे बहुत अच्छा रूरल स्टे और होम स्टे बना हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, राजधानी भोपाल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, खारी गांव, जिले सीहोर में, और वहाँ पे लगभग 10 ग्रामीण लोगों ने अपने घरों में होम स्टे डेवलप किए हैं। और जब भी कोई भी टीम यहाँ आती है भोपाल में, राजधानी में, तो हम उसको यहाँ ज़रूर लेके जाते हैं। लाडपुरा के अतिथि आपके सामने दिख रहे हैं आपको। जहाँ तक कला और शिल्प श्रेणी के सवाल है, ग्रामीण पर्यटन में हस्तकला को और शिल्प कला को विकसित करने के लिए हमने बहुत सारे गांव विकसित किए हैं। और जैसा आपको पता है, मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट, महेश्वर साड़ियाँ और चंदेरी साड़ियों के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। तो चंदेरी के पास ही एक ग्राम प्राणपुर है अशोकनगर जिले में, उसे कला और शिल्प श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।
इस मॉड्यूल में हमने ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के तरीकों को समझा, जिसमें स्थानीय संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की रणनीतियां शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। सर्टिफिकेशन ऑडिट के तहत ऑडिटर एक सर्टिफिकेट जारी करता है। सर्टिफिकेशन ऑडिट में 4 प्रकार के होते हैं: अनक्वालिफाइड सर्टिफिकेट या अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सेकंड है क्वालिफाइड सर्टिफिकेट या क्वालिफाइड ओपिनियन, थर्ड है एडवर्स सर्टिफिकेट या एडवर्स ओपिनियन, और चौथा है डिस्क्लेमर सर्टिफिकेट या डिस्क्लेमर ओपिनियन। इस ऑडिट आउटकम तक पहुंचने के लिए ऑडिट के बेसिक प्रक्रियाओं के तहत ऑडिटर को कार्य करना होता है, जिसमें वार्षिक लेखों के परीक्षण में समस्त लेन देन, आय एवं व्यय का परीक्षण ऑडिटर करता है। आय पक्ष के परीक्षण में ऑडिटर को यह आवश्यक है कि वह इस बात की जांच करे कि सभी प्रकार के कर, ड्यूटीज, फीस आदि जो निकाय द्वारा लगाए जाने थे विधि अनुसार वह सारे लगाए गए हैं और उनको भली भांति लेखों में रखा गया है। जो इन करों के लगाए जाने से जो भी मौद्रिक प्राप्ति होती है, जो कर वसूली से प्राप्त होती है, वह सारे के सारे अकाउंट्स में लाए गए हैं और अकाउंट्स में लाए जाने के पश्चात उनको सभी वर्गीकरणों में रखा गया है। जिन जिन वर्गीकरणों में रखा जाना उनके लेखा नियमों के अनुसार अनिवार्य है। ऑडिटर आय के साथ साथ व्यय के लेखों का भी परीक्षण करता है। आय और व्यय के लेखों में मूलतः 5 सिद्धांतों से ऑडिटर परीक्षण करता है। सबसे पहला सिद्धांत है कंप्लीटनेस यानी संपूर्णता। संपूर्णता का तात्पर्य है कि जिस वर्ष के लिए सारे रिकॉर्ड रखे जाने थे उस वर्ष के समस्त रिकॉर्ड उसमें दर्ज किए गए हैं अभिलेखों में या नहीं। किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक जो भी ट्रांजैक्शन आय और व्यय में हुए वह यदि सारे दर्ज हैं तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, इस आश्वासन पर पहुंचता है कि रिकॉर्ड कंप्लीट है और समस्त प्रकार के रिकॉर्ड बनाए गए हैं। दूसरा है घटना, ऑकरेंस, कि यह घटना जो वित्तीय अभिलेखों में दर्ज की गई है वह वास्तव में उसी वित्त वर्ष में ही घटित हुई है। ऐसा नहीं है कि वह उस वित्त वर्ष के पहले या उस वित्त वर्ष के बाद की कोई घटना उसमें दर्ज है। यह दूसरा आश्वासन मिलता है कि वास्तव में घटना घटित हुई ही है समस्त आय और व्यय के अभिलेखों में। तीसरा है मापन। जो रिकॉर्डेड लेखे हैं, लेखों में जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वह सही तरीके से एलोकेटेड था और उस समय के लिए ही एलोकेटेड था जब उसका मापन किया गया है, ठीक। और उन अकाउंटिंग पॉलिसी के द्वारा वह एक्सेप्टेड है जिनके द्वारा वह व्यक्त किया जाना चाहिए था। चौथा है रेगुलरिटी यानी नियामकता। इसका तात्पर्य है कि ऑडिटर इस बात के लिए आश्वासन प्राप्त करता है कि वास्तव में नियमबद्ध तरीके से ही सभी प्रकार के आय और व्यय किए गए हैं और उनको लेखों में लाया गया है। पांचवा है डिस्क्लोजर। इसका तात्पर्य है कि सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से डिस्क्लोज की गई हैं, किसी घटना को छुपाया तो नहीं गया है। जिन क्लासिफाइड स्थानों पर आपको अभिलेखों को तैयार करना था, रखना था, उन सभी स्थानों पर आपने उन अभिलेखों को रखा है, क्लासिफाइड किया है। उन हेड सब हेड में उनकी जानकारी रखी है जहां एक ऑडिटी को समस्त प्रकार के अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड रखने थे। इन 5 सिद्धांतों के तहत ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिट में या अटेस्टेशन ऑडिट में एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि प्रमाणीकरण के लिए असर्शंस तैयार किए जाते हैं जो खातों की सच्चाई और पूर्णता की पुष्टि करते हैं।
रिसीप्ट्स और पेमेंट्स की जांच इस प्रक्रिया का मुख्य आधार होती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। जहाँ तक सस्ती और आसान दरों पर निवेशकों को शासकीय भूमियाँ एवं हेरिटेज परिसंपत्तियों के आवंटन का सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी योजना के तहत हम अपने मध्य प्रदेश की जो पर्यटन नीति है उसके तहत पर्यटन विभाग का जो हमारा अपना लैंड बैंक है, जो हमने राजस्व विभाग से ज़मीन हम लेते हैं, भूमियाँ लेते हैं, संपत्तियाँ लेते हैं, उन्हें पर्यटन विभाग निवेशकों को हेरिटेज परिसंपत्तियों और भूमियों को 90 वर्ष की लीज पर हम एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन टेंडर प्रोसीजर के तहत उपलब्ध कराते हैं। और इसमें जो हम भूमियों का आरक्षित मूल्य रखते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर और शहरी क्षेत्रों में 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का आरक्षित मूल्य रखते हैं। और हेरिटेज संपत्तियों के लिए तो मित्रों केवल 1 लाख रुपए आरक्षित मूल्य रखा जाता है। उसके बाद फिर वहाँ नियमानुसार, नीति अनुसार लोग उसको देखते हैं कि कितना क्षेत्रफल है, क्या क्या उसमें संपत्ति है, उस आधार पे वे अपनी बिडिंग प्रोसेस में अपने मूल्यों को टेंडर में लेके आते हैं। निवेशकों को सुविधाओं के लिए उक्त लीज पर प्राप्त भूमि जो है वो वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रख सकते हैं। इसके लिए हमने अपनी पर्यटन नीति में जो हम जमीनें देते हैं, जो हम संपत्तियां देते हैं, उनको भी पर्यटन विभाग से अनुमति लेके आप मॉर्गेज कर सकते हैं और वित्तीय संस्थानों से, बैंकों से उसके आधार पे उसको मॉर्गेज करके लोन भी आप ले सकते हैं। पट्टों पर आवंटित भूमियों को स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क से मुक्त किए जाने का प्रावधान है। और यदि कहीं कोई अन्य कारण होते हैं तो हम इस स्टाम्प शुल्क और ड्यूटी को रियम्बर्स भी करते हैं निवेशकों को। हमारी बहुत सारी वृहद परियोजनाएं, मेगा परियोजनाएं और अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं होती हैं। जो वृहद परियोजनाएं हैं उनकी जो लिमिट है वो 10 करोड़ से ऊपर की जो निवेश होते हैं उन्हें हम वृहद परियोजना में लेते हैं। जो 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं होती हैं, निवेश होते हैं, वो मेगा प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं, मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। और जो परियोजनाओं में 100 करोड़ से अधिक का निवेश होता है वे अल्ट्रा मेगा परियोजना के रूप में जानी जाती हैं। उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन के दर पर 90 वर्षों के लिए विभागीय भूमियों से पहले आओ पहले पाओ की नीति पर सीधे आवंटित किए जाने का नियमानुसार, नीति अनुसार प्रावधान है। जहाँ तक गोल्फ कोर्स और गोल्फ पर्यटन के विशेष प्रावधान हमने किए हैं, उनमें गोल्फ पर्यटन की स्थापना के उद्देश्य से विभागीय भूमियाँ जो हम देते हैं उसमें अधिकतम 10% भूमियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए भी सब लीज करके हम अनुमति प्रदान करते हैं। NVDA, WRD, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, डाक बंगले, सर्किट हाउस आदियों को भी मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग पर्यटन परियोजनाओं के लिए पहले लेता है और फिर उन रेस्ट हाउसेस को निजी निवेशकों को लीज पर भी उपलब्ध कराया जाता है। निजी निवेश पर पूंजी निवेश के अनुदानों की जो श्रृंखला है वो मैं आपसे यहाँ चर्चा करूँगा। प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत अनुदान के प्रावधान किए गए हैं। जो कैपिटल सब्सिडी, जो हम परमिसिबल कैपिटल सब्सिडी के रूप में देते हैं, वो हमारी मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025 के चैप्टर 6 में वर्णित है। यहाँ जो हम पूंजीगत अनुदान प्रदान करते हैं वो विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं पर किए गए परमानेंट परमिसिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्थायी पूंजी निवेश, मान्यगत पूंजी निवेश का 15 से 30% तक अनुदान निजी निवेशकों को प्रदान किया जाता है विभिन्न योजनाओं के तहत। इसी तरह से जो विशेष परियोजनाओं हेतु हम अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं, यथा इलेक्ट्रिक क्रूज और वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए जो परमिसिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, परमिसिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनमें हम 5% का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान भी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ आपके सामने वो कुछ बड़े ब्रांडेड और बड़े होटल हैं जिनको हमने अपनी पर्यटन नीति के तहत सुविधाएं प्रदान की हैं। पर्यटन नीति 16,
संशोधित 2019 के तहत हमने होटल ताज भोपाल को, होटल रेडिसन भोपाल को, होटल मैरिट, कोर्टयार्ड मैरिट भोपाल को, रमेडा इंदौर, द पार्क इंदौर, क्लेरियन इन इंदौर और भी ग्वालियर, जबलपुर, हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क्स में और दूसरे शहरों में जो होटल बन रहे हैं उनको हम पूंजीगत अनुदान प्रदान कर रहे हैं। जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, मध्य प्रदेश को ईश्वर की इतनी अनुकंपा है कि पर्यटन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शांति क्षेत्र हो, क्रांति क्षेत्र हो, वाइल्ड लाइफ हो, नेचुरल टूरिज्म हो, वाइल्ड मेडिकल टूरिज्म हो, ट्राइबल टूरिज्म हो, रूरल टूरिज्म हो, सभी से हमको प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। तो आइए कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। इस मॉड्यूल में हमने सरकारी भूमि आवंटन और पूंजी निवेश अनुदान की प्रक्रियाओं को जाना, अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रावधानों पर चर्चा की। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। जहाँ तक नीतिगत पहल का सवाल है मित्रों, हमने बहुत सारी प्रोजेक्ट्स के लिए अपने वन्यजीव क्षेत्रों को निवेश बढ़ाने के लिए, चूँकि हमारे पास पूरे प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क्स हैं, अभी वर्तमान में 12 नेशनल पार्क्स हैं, 9 प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, चीता प्रोजेक्ट हैं हमारे पास वल्चर स्टेट के रूप में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पैंथर स्टेट है, क्रोकोडाइल स्टेट है। तो इस तरह से वन्यजीव क्षेत्रों को निवेश बढ़ाने के लिए, बड़ी और मेगा परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए राज्य के युवाओं को और राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनके रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रावधान हमने किए हैं। इसके लिए हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अभी नए नए आ रहे हैं, बहुत सारे ITI में टूरिज़्म के कोर्सेज शुरू किए गए हैं, बहुत सारे हायर एजुकेशन के उच्च शिक्षा के क्षेत्र के महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में टूरिज़्म रिलेटेड कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। नई होटलों और रिजॉर्ट के लिए जो भी होटलें खुलती हैं उसमें न्यूनतम 70% रोजगार मध्य प्रदेश के निवासियों को देना अनिवार्य किया गया है इस पर्यटन नीति के तहत। साथ ही साथ बड़ी और मेगा परियोजनाओं के लिए न्यूनतम रोजगार की सीमा जो है तय की गई है, कम से कम 50 और कम से कम 200 मेगा प्रोजेक्ट्स में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना है। विशेष पूंजीगत अनुदान के प्रावधान भी हमने किए हैं। जो पर्यटन परियोजनाएं दूरस्थ और नवीन क्षेत्रों में आती हैं उनको हम 5% अतिरिक्त अनुदान नियमानुसार प्रदान करते हैं। हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो उद्यमी भाई हैं वो आते हैं तो उन्हें हम 5% का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करते हैं। एडवेंचर और वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज़ में, साहसिक गतिविधियों में, जैसे कि हॉट एयर बैलूनिंग है, वहाँ हम 50% तक का पूंजीगत अनुदान प्रदान करते हैं। ये अनुदान लंबे समय में प्रदान किया जाता है, लगभग 5 वर्षों में प्रदान किया जाता है। पहले वर्ष में 15%, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में 10% और 5वें वर्ष में 5%। इस तरह 50% का पूंजीगत अनुदान हम हॉट एयर बैलूनिंग में प्रदान करते हैं। जहाँ तक मित्रों इको और साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म का सवाल है, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को छोड़कर शेष अधिसूचित वन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश वन, मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव नियम 2015 के अंतर्गत पर्यटन गतिविधियों को संचालित किया जाता है। सभी प्रचलित वन अधिनियमों एवं नियमों का पालन अनिवार्य रहता है। जो गतिविधियां हैं कैंपिंग की, ट्रैकिंग की, एंगलिंग की, वाटर स्पोर्ट्स, एलिफेंट सफारी, साइकिल सफारी, राइडिंग ट्रेल, फोटो सफारी, कैनाइंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनरिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग इत्यादि इत्यादि, इन सब के तहत हम साहसिक पर्यटन का बढ़ावा प्रदेश में दे रहे हैं। इको और एडवेंचर पर्यटन हेतु हम भूमि लीज या लाइसेंस पर दी जाती हैं और इन लाइसेंसों की अवधि 5 वर्षों से 15 वर्षों तक की होती है। यहाँ आपको कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो
इको और एडवेंचर टूरिज्म के दृश्य हैं, जहां पे हमारे पर्यटक साथी अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ इस प्रदेश में एंजॉय करते हुए आपको दिखेंगे। ये अतुल्य भारत का हृदय है, अतुल्य भारत की नाभि है। जहाँ तक जल पर्यटन का सवाल है, जहाँ तक साहसिक पर्यटन का सवाल है, इनको प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के 22 जल निकाय अधिसूचित किए गए हैं और इन अधिसूचित जल निकायों पर वाटर एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ को संचालन हेतु पर्यटन विभाग लाइसेंस जारी करता है और इसके लिए पर्यटन विभाग को एमपी टूरिज्म बोर्ड को ही नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। जल क्षेत्रों के समग्र पर्यटन नियोजनों एवं अधोसंरचना विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाती है। पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित जेट्टी, बोट क्लब और उनसे लगी हुई भूमियों को लाइसेंस प्राप्त निवेशकों को जल पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 हेक्टेयर तक की भूमि का शुल्क 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अथवा असिंचित कृषि भूमि का जो भी गाइडलाइन होता है उसमें से जो भी अधिक होता है उसके तहत हम उनको उपलब्ध कराते हैं। मैंने आपको बताया कि लाइसेंस देने के लिए जो अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची है वो भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने का मुझे जो मौका मिला है उसमें ज़रूर करूँगा। हमारे यहाँ इंदिरा सागर बांध का जल क्षेत्र है जो कि नर्मदा और उसकी सहयोगी नदियों में है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर बांध का जल क्षेत्र है, वो भी नर्मदा और उसकी सब्सिडरी उपनदियों, सहयोगी नदियों के साथ है। तवा बांध का जल क्षेत्र है जो तवा, देनवा और अन्य सहयोगी नदियों सहित है। बरगी बांध का जल क्षेत्र जबलपुर इलाके में है जहाँ नर्मदा और अन्य सहयोगी नदियाँ हैं। बाणसागर का जल क्षेत्र सोन, ये रीवा और शहडोल डिवीज़न का एरिया आपके सामने आता है, यहाँ सोन और अन्य सहयोगी नदियों सहित है। गांधी सागर बांध का जल क्षेत्र जो है वो चंबल नदी पे नीमच और मंदसौर क्षेत्र जो हमारा आता है, मालवा क्षेत्र, वहाँ का एरिया है। मणिखेड़ा डैम जो है वो सिंध नदी और सहयोगी नदियों पे है। हलाली डैम का क्षेत्र जो है वो भोपाल और रायसेन और विदिशा का जो एरिया है वहाँ हलाली बांध का जल क्षेत्र आता है। चांदपाठा जल क्षेत्र है जो शिवपुरी जिले में है। ओरछा के निकट जो बेतवा नदी है जहाँ पे हम बहुत अच्छा वाटर टूरिज़्म करते हैं, वो जल क्षेत्र भी इसमें शामिल है। चोरल बांध का जल क्षेत्र मालवा में इंदौर डिवीज़न में है। गंगेऊ बांध का जल क्षेत्र जो है वो पन्ना और छतरपुर के बीच में केन और अन्य सहयोगी नदियों का है। बारना डैम का जल क्षेत्र है बारना और अन्य सहयोगी नदियों का, रायसेन जिले में। मान बांध धार का जल क्षेत्र है, मान और अन्य सहयोगी नदियां हैं। जोबट फाटा बांध अलीराजपुर झाबुआ का जल क्षेत्र है जो हथनी नदी और अन्य सहयोगी नदियों का है। धौलाबाद जलाशय का जल क्षेत्र है जो रतलाम का जामड़ और अन्य सहयोगी नदियों के बीच में है। इसी प्रकार ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में तिघरा जलाशय का जल क्षेत्र ग्वालियर में आता है। किशनपुरा जलाशय का जल क्षेत्र बेटमा इंदौर एरिया में आता है। गोविंदगढ़ जलाशय का क्षेत्र जो है वो रीवा स्टेट जो थी बघेलखंड, वहाँ के जलाशय का जल क्षेत्र जो है उसे भी समाहित किया गया है। कोलार जलाशय का क्षेत्र जिला भोपाल में आता है और लगभग भोपाल की आधी जनसंख्या जो है वो कोलार जलाशय के जल से और आधी जनसंख्या लगभग भोपाल ताल के जल से अपना पेयजल की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही अन्य सुविधाएं भी जल क्षेत्रों से मिलती हैं। माचागोरा बांध का जल क्षेत्र जो है वो जिला छिंदवाड़ा का है और सापना बांध का जल क्षेत्र जिला बैतूल का है। इस तरह हमने जो वाटर और एडवेंचर टूरिज्म के लिए जो लाइसेंस देने के लिए जल क्षेत्र की सूची है मित्रों, वो इन 22 जल क्षेत्रों में आती है। जैसा मैंने आपको कहा कि जल महोत्सव हम मनाते हैं, गांधी सागर में टेंट सिटी लगती है, चंदेरी फेस्टिवल मनाते हैं, जल महोत्सव हनवंतिया मनाते हैं, मांडू में महोत्सव मनाया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने इको टूरिज्म, साहसिक पर्यटन और जल पर्यटन के लिए नीतियों और लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर चर्चा की। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब सस्टेनेबल टूरिज्म की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025 के तहत पर्यटन स्थलों के विकास का प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा जहां पे पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन
स्थानीय परंपराएं, संस्कृति एवं उत्पादों का प्रभावी संरक्षण किया जा सके। पर्यटन विभाग विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों का गहन विश्लेषण करता है और इन गतिविधियों को चिन्हित करता है। जिन के कारण पर्यटन पर विपरीत प्रभाव है उनको रेगुलेट करने और उनको रोकने के उपाय भी हम इस नीति के तहत करते हैं, और जिन कारणों से पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उनको हम प्रोत्साहित भी करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी हम जरूर सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल के लोग हों, महिलाएं हों, आदिवासी हों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हों। स्थानीय स्तर पर सूचना, संचार और शिक्षा IEC के विभिन्न माध्यमों का प्रभावी उपयोग हम करते हैं। राज्य शासन के विभिन्न विभागों की संयुक्त भागीदारी को भी इस टूरिज्म पॉलिसी के तहत जोड़ा गया है, और एक समन्वय राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन परिषद हमारी जो है वो भी इस पर्यटन नीति के तहत कार्य कर रही है। हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का सवाल है और एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, उसके लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, MP मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे खुले हैं, और बहुत सारे भारत सरकार की कौशल विकास योजनाओं के तहत हम सतत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और युवाओं को सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स से नवाजा जा रहा है, जिससे उनको रोजगार के बहुत अच्छे साधन उपलब्ध हो रहे हैं। राज्य के पर्यटन उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को आकलन कर हॉस्पिटैलिटी, एडवेंचर टूरिज्म, कैटरिंग एंड फूड क्राफ्ट, प्रबंधन एवं कौशल विकास क्षेत्रों में पर्यटन के पाठ्यक्रम तैयार करके वित्तीय प्रतिपोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। MPIST द्वारा सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की सहभागिता से कराए जाएंगे। MPIST के हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग के लिए हम एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रमाणित सर्टिफिकेशन के कोर्स भी दिए जा रहे हैं। टूरिस्ट गाइड्स के ट्रेनिंग के लिए सर्टिफिकेशन कोर्स भी हम लेके आ रहे हैं। इस मॉड्यूल में हमने संपोषणीय पर्यटन और कौशल विकास कार्यक्रमों के महत्व को समझा, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर भी चर्चा की। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके पर्यटन के उत्पादों का विपणन, विज्ञापन और ब्रांडिंग के लिए हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजारों को पहुंचकर नए पर्यटन उत्पादों को विकसित कर रहे हैं, और गैर सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं और विशेषज्ञों का सहयोग लेकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम जो लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनके उत्पादों को बड़े बड़े होटलों में देके उनको डायरेक्ट मार्केटिंग उनकी कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी माध्यमों से योजना बनाकर हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर रहे हैं। अतुल्य भारत के हृदय में, जैसे मैंने आपको कहा कि 5 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, मालवा है, निमाड़ है, महाकौशल है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है। यहाँ भाषा, कला, शिल्प और व्यंजन की संस्कृति पृथक पृथक और अनूठी है। इस प्रदेश में 7 जनजातियाँ और 45 उप जनजातियों का समागम है। वस्त्र शिल्प में मित्रों चंदेरी, महेश्वरी और बाग प्रिंट से नवाजा गया है। चंदेरी साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, बाग प्रिंट विश्व प्रसिद्ध है। चित्रकला में गोंड आर्ट, भील आर्ट, मंदाना आर्ट, पिथौरा आर्ट, और धातु शिल्प और टेराकोटा में बैतूल का मेटल और टीकमगढ़ का मेटल आर्ट जो है बहुत फेमस है। हमारे यहाँ बहुत सारी 15 से अधिक सांस्कृतिक और लैंग्वेज भाषा अकादमियाँ हैं। निजी उद्यमियों की विशेषज्ञता के लिए, सफल पर्यटन उद्यमियों की विशेषज्ञता के लिए उनकी श्रेष्ठता का लाभ उठाकर उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिवहन सेवा के लिए हम ऑपरेटर्स को गुणवत्तापूर्वक परिवहन सेवाएं, हेली सेवा और एयर सेवा भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्थानीय निकायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सफाई हो, सुरक्षा हो, जन सुविधाएँ हों, इन सब के लिए उनको हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और सहयोग भी प्रदान करते हैं। फिक्स टूर्स के लिए, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ बहुत सारे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव करते हैं। अभी आपको बता दें 11, 12, 13 अक्टूबर 2025 को हम MPTM लेके आ रहे हैं, MP ट्रैवल मार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें लगभग 25 से 23 देशों के सहभागिता होगी और देशी और विदेशी निवेशक आएंगे, देशी और विदेशी टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स आएंगे। ये भी इसी पर्यटन नीति के परिणाम हैं। मास्टर प्लान में हम बहुत सारे स्थानों का टूरिज्म प्लान और मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं। नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए
हम गतिविधियां और उत्कृष्ट विद्यार्थी योजनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। निवेश हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। पर्यटन पुरस्कार दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन पुरस्कार दिए जाते हैं। वेबसाइट पे इनको प्रदर्शित किया जाता है और जो निजी निवेशक अपने अपने यूनिट्स स्थापित करते हैं, हम उनको अपने टूरिज्म की वेबसाइट पे भी लेके आते हैं, जिससे उनकी मार्केटिंग हो। विभागीय होटल रिजॉर्ट्स की मार्केटिंग के साथ साथ निजी होटल और रिजॉर्ट्स की मार्केटिंग भी हम मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्यालयों के माध्यम से करते हैं। विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज स्पॉट्स जो हैं उनको हम अनुकूल बनाते हैं, उनका व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं। रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मित्रों, आप यहाँ देख रहे हैं महाकाल लोक है उज्जैन में, और महाकाल लोक बनने के बाद से विगत वर्ष में लगभग 7 करोड़ से अधिक पर्यटक केवल महाकाल दर्शन के लिए आए। तो रिलीजियस टूरिज्म ने एक बहुत बड़ी महती भूमिका अदा की है यहाँ के इनबाउंड टूरिस्ट को डेवलपमेंट के लिए। आउटबाउंड में लगभग 2 लाख के अधिक विदेशी हमारे निवेशक यहाँ विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश में आ चुके हैं पिछले वर्ष, और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है, उत्तरोत्तर बढ़ावा होता जा रहा है। जहाँ तक अध्यात्मवाद की और यात्रा का सवाल है, मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग महाकाल, उज्जैन और ओंकारेश्वर, शक्तिपीठों में दतिया शक्तिपीठ, माँ पीताम्बरा, मैहर, माँ शारदा, हरसिद्धि, सलकनपुर, चित्रकूट में चित्रकूट पर्वत, कामदगिरी हमें विशिष्टता प्रदान करता है। उज्जैनी के कृष्ण के गुरु संदीपनी आश्रम यहाँ पे है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य के गुरु, और एक ही नदी है पूरे विश्व में जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है, और वो है माँ नर्मदा। इसका अपना आध्यात्मिक नगर, और इसके नर्मदा के किनारे लगभग 3000 किलोमीटर के जो परिक्रमावासी रहते हैं उनके लिए विशिष्ट योजनाएं और धार्मिक परियोजनाएं हमेशा चलती रहती हैं। अन्य धर्मों के भी, मुस्लिम, बोहरा, जैन, बौद्ध धर्मों के भी बहुत सारे पर्यटक केंद्र इस अतुल्य भारत के हृदय में समाहित हैं। मित्रों, आइए और यहाँ का लाभ उठाइए, चाहे वो महाकाल हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे माँ शारदा हो, माँ पीताम्बरा हो। इस मॉड्यूल में हमने मध्य प्रदेश के पर्यटन उत्पादों का प्रचार और ब्रांडिंग के प्रभावी तरीकों पर चर्चा की। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। एक चीज़ में अल्ट्रा मेगा के लिए और पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए यहाँ पे SLEC कमेटी है, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, जो कई बार मत भिन्नता, कठिनाइयों और विवादों के लिए, हम आर्बिट्रेशन के लिए या और भी दूसरी चीज़ों के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में माननीय अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव पर्यटन, अपर मुख्य सचिव वन, अपर मुख्य सचिव संस्कृति और प्रकरण से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय इस कमेटी में रहते हैं। साथ ही साथ एक्स ऑफिसियो मैनेजिंग डायरेक्टर MP टूरिज्म बोर्ड इसके सदस्य सचिव रहते हैं। उनके तहत हम पर्यटन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं और अपनी नीतियों के तहत विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को इस साधिकार समिति के तहत प्रदान करते हैं। इस समिति की जो शक्तियां हैं, समिति नीति के अनुरूप निर्णय ले पाती है। जो इसका निर्णय अंतिम होता है, संबंधित विभागों द्वारा उसका क्रियान्वयन अनिवार्य रहता है। साधिकार समिति के अंतर्गत यथा उल्लिखित दायित्वों का निर्वहन करती है। निवेशकों और स्टेक होल्डर्स के सुझावों और शिकायतों पर विचार का निर्णय लेती है। साधिकार समिति निवेशकों के आवेदन पर कस्टमाइज इंसेंटिव पैकेज स्वीकृत करती है। आवश्यकता होने पर किसी इकाई विशेष को स्वीकृत पैकेज का पुनर्विलोकन भी करती है। जो ये हमारी नीति है वो पर्यटन नीति अभी 2025 में 18 फरवरी 2025 को ये लागू हुई है। इस मॉड्यूल में हमने जाना पर्यटन नीति के क्रियान्वयन में समितियों की भूमिका और नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। हमारी कुछ और भी पर्यटन नीति है। मैं मित्रों इस संबंध में ब्रांडेड होटल की प्रोत्साहन नीति हमारी 2019 की है। हमारी जो वेसाइड एमिनिटीज़ हैं, मार्ग सुविधा केंद्र हैं, कि आप किसी भी रास्ते पे जाएं तो पर्यटकों को और यात्रियों को जगह जगह पे अच्छी सुविधाएं मिल सकें, उसके लिए हमने मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2016 जो संशोधित 2019 है वो बनाई है। और इसी वर्ष पुनः हमने फिल्म पर्यटन नीति को भी संशोधित करके नई फिल्म पर्यटन नीति 2025 लेके आए हैं। ब्रांडेड होटल की प्रोत्साहन नीति जो है उसका उद्देश्य विश्व स्तरीय पर्यटक आवास, होटल, रिजॉर्ट्स, हेरिटेज होटलों को सृजित करना और
वर्ल्ड क्लास के जो ब्रांडेड होटल हैं उनको प्रोत्साहित करना, ब्रांडेड क्लासिफिकेशन में नेटवर्क, टर्नओवर और कमरों की संख्या के आधार पर उनको वर्णित किया जाता है। जो न्यूनतम निवेश आवश्यकताएं हैं, जो बड़े होटल हैं वो कम से कम 100 करोड़ के ऊपर जो निवेश होता है वो आते हैं इसके तहत, और रिजॉर्ट और हेरिटेज होटल में 30 करोड़ के ऊपर जो निवेश होता है। हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग VGF भी प्रोवाइड करते हैं। पात्र ब्रांडों के प्रथम 3 वर्षों के लिए वार्षिक कमरे की जो किराया आय होती है उसकी 20 to 30% पे वाइबिलिटी गैप फंडिंग की भी योजना है। और यह नीति जो है पूरे प्रदेश में और पूरे विश्व में एक अनूठी नीति है। हमारी मार्ग सुविधा केंद्र WSA वे साइड एमिनिटीज़ की जो नीति है 2016 की, जिसे हमने 1900 में संशोधित किया और ये अभी भी प्रचलित है। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है एक लैंडलॉक स्टेट है, हमारे पास समंदर नहीं है और बर्फ़ से ढके पहाड़ नहीं है, पर हमारे पास माँ नर्मदा है, नदियों की माँ नर्मदा है, और हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ हैं। हमारा जो प्रदेश है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीमाएं हैं इसकी। देश के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने वाले सारे राजमार्ग और सारे रेल मार्ग हमारे प्रदेश से गुजरते हैं। आंतरिक और अंतर्राज्यीय परिवहन सड़कें हैं। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, व्यापक राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क है। बड़ी संख्या में यात्री, व्यावसायिक और पर्यटक इनसे आवागमन करते हैं। सड़क मार्गों पर सुव्यवस्थित और स्तरीय अधोसंरचना जो है वो उत्तरोत्तर उसका विकास हो रहा है, उसकी प्रगति हो रही है। आवश्यकता है कि योजनाबद्ध तरीके से हम इनकी स्थापना करें। बहुत अच्छे WSA हम स्थापित कर रहे हैं। यात्रियों को हर 40-50 किलोमीटर पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे स्वच्छ खान पान, शौचालय, विश्राम स्थल, टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधा, चिल्ड्रन प्ले एरिया, प्राइमरी चिकित्सा सुविधा स्टोर और पार्किंग की व्यवस्था मिल सके। इन सुविधाओं से जहां तक पर्यटन की भी वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये रणनीति है हमारी कि हमारे रोड नेटवर्क में यात्री सुविधाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए WSO को हम स्थापित करें। अभी लगभग 100 के आसपास हमारे WSA हैं। इन WSA को हम ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और फ्रेंचाइजी मॉडल पे बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, ब्राउन फील्ड अर्थात जहां पे पर्यटन खुद ही भवन बना के देता है, वो 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आरक्षित मूल्य रखा जाता है उसका, और 30 वर्षों के संचालन के लिए दिया जाता है। ग्रीन फील्ड में हम भूमियाँ उपलब्ध कराते हैं 5 लाख रुपए आरक्षित मूल्य के साथ। लगभग अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की भूमि इसमें हम 30 वर्षों के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के तहत संचालन हेतु प्रदाय करते हैं। और जहाँ तक फ्रेंचाइजी मॉडल है, उसमें यदि कोई निजी निवेशक अपनी निर्मित निजी सुविधाओं को हमारे साथ क्लब करता है तो उसको हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे 1 लाख रुपए की शुल्क पे, और जो नवीनीकरण उसका रिन्यूअल होता है वो 25,000 रुपीज़ प्लस टैक्स के आधार पे होता है। इससे हम उसको मार्केटिंग उसकी करते हैं, उसको ट्रेनिंग और उसका स्किल डेवलपमेंट करते हैं, ब्रांडिंग और लोगो भी हम अपना देते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना ब्रांडेड होटल नीति और अन्य पर्यटन नीतियों के तहत निवेश के अवसरों को जाना। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मित्रों, इसी के तहत मैं फिल्म पर्यटन नीति के भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से आपको 2-4 कराना चाहता हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम फिल्म टूरिज्म पॉलिसी की चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 2025 की हमारी फिल्म नीति के बहुत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्थानीय और जनजातीय भाषाओं की फिल्मों को बढ़ावा, फिल्म निर्माताओं को मालवी, बुंदेली, बघेलखंडी, निमाड़ी, कोरकू जैसी स्थानीय भाषाओं पर भी फिल्म बनाने पर अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान है। बच्चों की फिल्मों के लिए, सिनेमा के लिए भी विशेष प्रावधान है। सिनेमा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला केंद्रित फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए हमारा अतिरिक्त अनुदान के प्रावधान है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक व्यक्तित्वों पर आधारित फिल्में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यक्तियों और व्यक्तित्वों के जीवन और उनके योगदान को प्रदर्शित करने की फिल्मों को अतिरिक्त अनुदान हम प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के निर्माताओं को हम प्रोत्साहित करते हैं। मराठी, बंगला और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्म निर्माताओं को भी हम बढ़ावा देते हैं। स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय कलाकारों, फिल्म निर्माताओं को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए हम एडिशनल सब्सिडी प्रावधान देते हैं। फिल्म उद्योगों के स्थानीय स्तर पर बढ़ावा मिले और स्थानीय प्रतिभाओं को एक मंच मिले, इसके लिए स्टेट नाट्य विद्यालय भी अभी खोला गया है। शार्ट फिल्मों के लिए वित्तीय
सहायता, फीचर फिल्मों के लिए, शॉर्ट फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। सिनेमाघरों के बुनियादी ढांचों के लिए उन्नयन के लिए प्रावधान है। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए 10 करोड़ तक का प्रोत्साहन हम देते हैं। यहाँ पे जो वित्तीय अनुदान हम फिल्म पर्यटन नीति 2025 के तहत देते हैं वो फीचर फिल्मों के अनुदान के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए, वेब सीरीज़ अनुदान के लिए अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए, टीवी सीरियल्स के अनुदान के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए, डॉक्यूमेंट्री के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए, इंटरनेशनल फिल्मों के अनुदान के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का और शॉर्ट फिल्मों के लिए अधिकतम अनुदान 15 लाख रुपए तक का प्रावधान है। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। इनके लिए कुछ स्केल्स और मापदंड निर्धारित किए गए हैं कि प्रदेश में कम से कम 75% शूटिंग दिवस जो है वो मध्य प्रदेश में होने चाहिए। ये कुछ प्रमुख फिल्में हैं: लापता लेडीज़, फुरके, स्त्री, PS2, यह नया साल अपनों के नाल, गुल्लक, पंचायत सीरियल, महारानी। इस मॉड्यूल में हमने जाना फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों और वित्तीय अनुदान की प्रक्रिया को समझा। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। और बहुत सारे निवेशों के अवसर जो हैं पूरे प्रदेश में, तो पूरे प्रदेश को हमने 5 पर्यटन जोनों में मित्रों बांटा है: इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो और भोपाल। ये लग्जरी होटल, हेरिटेज होटल, कन्वेंशन सेंटर, गोल्फ कोर्स, एरो स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड होटल्स स्थापित करने के हम अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पे मैं आपको निवेश के अवसरों के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा। ओरछा, मांडू, अटेर, तामिया, चंदेरी में इको रिट्रीट्स आप बना सकते हैं। बड़वानी से हम स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, मतलब स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी तक रिवर क्रूज़ का प्रावधान निकट भविष्य में है। सलकनपुर, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, भोजपुर, मैहर में रोपवे के प्रोविज़न हैं। पचमढ़ी में 18 होल गोल्फ कोर्स के प्रोविज़न्स हम दे रहे हैं। भोपाल राजधानी में होटल लेकव्यू अशोका को PPP पे हम लेके आ रहे हैं और वहाँ की 7.16 एकड़ लैंड जो है वहाँ पे प्रदेश का ही नहीं वरन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रांडेड होटल्स की प्रोविज़न्स अभी दिए जा रहे हैं। इसके निवेश के प्रावधान अभी ओपन है। इंटर स्टेट एयर टैक्सी, हेली सेवाओं के लिए PPP मॉडल पर परियोजनाओं का विकास का पेशकश ये नीति करती है। अब निवेश अनुकूल नीतियों और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश जो है वो भारत का पसंदीदा निवेश गंतव्य स्थान हम इस नीति के तहत बनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को विश्व पर्यटन केंद्र के नक्शे पर रखें। तो मित्रों, ये है उभरता हुआ हमारा पर्यटन का देश मध्य प्रदेश। कुछ दिन तो गुजारिए, कुछ निवेश तो करिए। आप आएंगे तो आपका ये लाभ का सौदा होगा, घाटे का नहीं। इस मॉड्यूल में हमने जाना मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों और नए पर्यटन स्थलों के विकास की योजना पर चर्चा की। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। तो मित्रों, यह है उस सफर की शुरुआत दोस्तों, जागे जिसके लिए कई रात दोस्तों। मैं आपको बोलूँगा कि आशा ही नहीं, ये जानकारी जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। और इस संबंध में हमने एक क्वेश्चनर भी तैयार किया हुआ है। उसके उत्तर देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और जो वो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वो आपके सर्विस लाइफ में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निष्कर्ष इस पाठ्यक्रम में हमने मध्य प्रदेश पर्यटन नीति और निवेश रणनीतियों को समझा। ग्रामीण पर्यटन, इको टूरिज्म, साहसिक पर्यटन और जल पर्यटन के विकास पर चर्चा की। नीति क्रियान्वयन और ब्रांडिंग की प्रक्रिया को समझा। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण, निवेश आकर्षण और कौशल विकास की महत्वता को जाना। अब आप पर्यटन क्षेत्र के लिए रणनीतियों और नीतियों को लागू करने के लिए तैयार हैं। इस ज्ञान का उपयोग करके आप पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा दे सकते हैं और मध्य प्रदेश को प्रमुख पर्यटन स्थल बना सकते हैं,